पब्लिक को और क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं डायबिटीज को लेकर। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसे मैं बोलता हूँ 3D स्कैम। कैसे काम करता है कि सबसे पहले किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, राइट, डिजीज़ हुई, ठीक है, तो वो जाता है डायग्नोसिस कराने के लिए। डायग्नोसिस कराने के बाद उसे ड्रग्स दे दिए जाते हैं। तो ये 3D ट्रैप में फंसा हुआ है। भारत में ऐसा कितना बड़ा नंबर है जिनको डायबिटीज है लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। इंडिया में 11 करोड़ लोग हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, 13.5 करोड़ हैं जिन्हें प्री डायबिटीज़ है, और उनमें से 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके शरीर में ये खतरनाक बीमारी डेवलप हो रही है। ये ऑफिशियल नंबर है। डायबिटीज की जब भी बात करते हैं इसमें टाइप 1 और टाइप 2, हाँ जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो बच्चों में होती है, जन्मजात, मतलब जैसे ही बच्चे दुनिया में आते हैं बाय बर्थ, उनका इम्यून सिस्टम उनके ही अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होती है? हाँ बिल्कुल, पैदाइशी होती है, जिसे हम बोलते हैं टाइप होता है। क्योंकि जो आपने एक वर्ड बोला साउंड स्लिप, ये क्या होता है? डाउन स्लीप का मतलब ये है कि रात को जब तकिए पर गए आप लेटे और सुबह जब आप उठते हैं तो एकदम नॉन स्टॉप, बीच में 2 बार 4 बार उठ रहे हैं आप, करवटें बदल रहे हैं आप, मतलब बार बार उठ रहे, नींद टूट रही है, वैसी नहीं होनी चाहिए रात। क्या क्या डेफिशिएंसी आ जाती है, मतलब अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो? डायबिटीज़ में मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, माइक्रोवेस्कुलर और जो बिल्कुल बारीक बारीक नलियाँ हैं, ये सब डैमेज हो जाती हैं, तो आंखों की रोशनी कम होने लगती है। डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है, और ऐसे हजारों लोग हमारे हैं वर्ल्ड वाइड जो डॉक्टर मेडिकल फ्रेटर्निटी में होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। ये मेडिकली प्रमाणित है कि डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, आज का पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है डायबिटीज़ के बारे में। भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ एक प्रॉब्लम है या एक स्कैम है, इसमें काफ़ी डिटेल में बात की है। डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे होती है और इससे कैसे बचा जाए, तो उस पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया वन एंड ओनली अनूप गुप्ता जी, जो कि डायबिटीज़ रिवर्सल कोच हैं और अपनी साइंटिफिक अप्रोच से लाखों बंदों की डायबिटीज़ ठीक कर चुके हैं। इस पॉडकास्ट में आपको A to Z की डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए, सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इस मास्टरपीस को आपको ज़रूर देखना है। एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। अनूप गुप्ता भाई, डायबिटीज़ रिवर्सल कोच, बहुत बहुत स्वागत आपका THB पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिम्मत जी। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त। सीधे मुद्दे की बात करते हैं भाई जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत में ऐसा कितना बड़ा नंबर है जिनको डायबिटीज़ है लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने। ये नंबर अगर ऑफिशियली देखा जाए, इंडिया में 11 करोड़ लोग हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, 13.5 करोड़ हैं जिन्हें प्री डायबिटीज़ है, और उनमें से 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके शरीर में ये खतरनाक बीमारी डेवलप हो रही है। ये ऑफिशियल नंबर है। अगर अनऑफिशियली देखा जाए तो ऐसे कई करोड़ों लोग हैं गाँव में, शहरों में, जो अपना रूटीन टेस्ट नहीं कराते। उनको डायग्नोज होती है डायबिटीज़, एक्सीडेंटल डायग्नोसिस, पता पड़ा कुछ ट्रीटमेंट कराने गए थे और ब्लड टेस्ट कराया, पता पड़ा ब्लड शुगर 300 निकली, 400 निकली। ये हाल है हमारे देश के। यानी कि जो रूटीन चेकअप है, हाँ, मतलब आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कराना रूटीन चेकअप? इसको सरल भाषा में समझें तो हम सबके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर होते हैं। ठीक है जी। अहमद जी, एक आदमी 5-7 लाख की, 10 लाख की गाड़ी लेता है, उसका हर 3 महीने में बिना किसी फेल के वो सर्विसिंग कराता रहता है। क्यों कराता है जी? वो 10 लाख की गाड़ी के लिए आप कंसर्न है, हर 4 महीने में रेगुलर सर्विसिंग करा रहे हैं, पर ये परमात्मा ने करोड़ों रुपए का शरीर दिया है जिसकी वजह से आप सारी ज़िंदगी एंजॉय करने वाले हो, इसकी सर्विसिंग की कोई ध्यान ही नहीं है। इसकी फाइनल सर्विसिंग ICU में वेंटिलेटर पे होती है, जब आप अति कर लेते हैं। अच्छा, जैसे गाड़ी जो है अगर ख़राब होती है ना, तो डैशबोर्ड पर सिग्नल दिखता है कि बैटरी में कुछ गड़बड़ है, इंजन में कुछ गड़बड़ है, तुरंत हम जाते हैं उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ या कोई भी हेल्थ इशू है, हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, लेकिन जब लगातार लंबे समय तक हम इन सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो फिर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जैसे आप कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें, हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताइए, डायबिटीज़ होता क्या है? क्या बात है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, इसे बीमारी बनाया गया है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। डायबिटीज़ एक कंडीशन है। मतलब समझिए, नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, जैसे ऑटोमेटिक कार रहती है ना, सिग्नलिंग सिस्टम, वैसे ही हमारे बॉडी को मालूम है कि आपके बॉडी में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, कितना थायराइड हार्मोन,
कितने एंजाइम्स हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक काम करती है। ठीक है। तो हमारे खाना हम जब खाते हैं, खाना खाने से हमारे ब्लड में शुगर जो ग्लूकोज होती है उसके लेवल बढ़ते हैं। तो जब ये लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहने लगते हैं तब डायबिटीज़ होती है। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है? खाली पेट, मतलब आपने रात को 8 बजे खाना खाया, सुबह 10 घंटे के बाद जब टेस्ट कराते हैं तो आपकी रीडिंग जो है 100 mg पर डेसीलीटर से कम रहनी चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है फास्टिंग। ठीक है। खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 140 से कम रहनी चाहिए, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल रेंज। जब खाना खाने के बाद की शुगर 200 से ऊपर रहती है या सुबह खाली पेट 125, 140, 160 निकल रही होती है, ये कंडीशन होती है डायबिटीज़ की। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करती है, तो इसे हम समझें कि जैसे हम नोएडा में बैठे हुए हैं, तो हमारे शहर में रोड होती हैं, राइट। रोड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम होता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में सिर से लेकर पैर तक बहुत बड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हम पूरी खून की नलियों को निकाल दें तो इनका जो नेटवर्क होता है 2.5 लाख किलोमीटर का होता है। अच्छा। सब खोलते हैं, पृथ्वी को 1.5 टाइम्स राउंड लगा सकते हैं, इतना सारा नेटवर्क होता है। तो जब डायबिटीज़ में लोग दवाइयाँ भले खाते हैं, लगातार लंबे समय तक आपके ब्लड में शुगर बढ़ी रहती है, तो हमारे खून की नलियों की जो अंदर की लाइनिंग होती है, ये एंडोथेलियम होती है और ये डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक है। अब सोच के देखिए, हमारे शहर का रोड जो उखड़ जाए तो ट्रैफिक की स्पीड फास्ट होगी या स्लो होगी? स्लो हो जाएगी। डायबिटिक पेशेंट में यही होता है। आपने देखा होगा, डायबिटीज़ की जब शुरुआत होती है 2, 5, 10 साल के बाद उसे लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, तमाम सारे हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं क्योंकि सारा सिस्टम तबाह हो चुका है उसका। तो इसीलिए डायबिटीज़ को बोला जाता है साइलेंट किलर। ये घुन है जो शरीर को अंदर से खाया जाता है। लोगों को लगता है बस गोली खा ली, ऑफिस चले गए, सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे डायबिटीज़ की जब भी बात करते हैं, इसमें टाइप 1 और टाइप 2, हाँ जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो बच्चों में होती है, जन्मजात, मतलब जैसे ही बच्चे दुनिया में आते हैं बाय बर्थ, हाँ, उनका इम्यून सिस्टम उनके ही अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है? हाँ बिल्कुल, पैदाइशी होती है, जिसे हम बोलते हैं टाइप 1। उनके केस में क्या होता है कि उनका पेंक्रियाज जहाँ पे इंसुलिन बनता है वो डैमेज हो जाता है और उनकी बॉडी में बचपन से इंसुलिन नहीं बनता। अच्छा। तो उनको, बच्चों को ज़िंदगी भर फिर इंसुलिन के इंजेक्शन पर रखा जाता है और बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है। तो टाइप 1 होता है बच्चों वाला। टाइप 2 होता है एडल्ट्स में, जहाँ पर आपके शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा या थोड़ा कम मात्रा में बन रहा है। तो ये अलग डिफरेंस होता है। अच्छा, और डायबिटीज़ होता कैसे है? ये होने का जो मेन कारण है वो है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा। पहला लाइफस्टाइल है, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, तीसरा है थोड़ा सा परसेंटेज है जेनेटिक्स। एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लाइफस्टाइल में भी ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, इनको मैं बोलता हूँ 5 एलिमेंट, 5 पिलर्स। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग को पिलर्स पे खड़ा करते हैं, अगर पिलर्स कमज़ोर होंगे तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बनने वाली। ठीक है। वैसे ही हेल्दी बॉडी की फाउंडेशन है 5 एरियाज़। पहला है फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम, जो ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, सुबह घर पे बैठे हुए हैं, फिर ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर ही बैठना है और मोबाइल पे दिन भर। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, आज इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है 70% से ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। और ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट स्ट्रेस को इग्नोर कर रहे होते हैं। उनका सिर्फ फोकस रहता है भाई खाने पीने में कुछ बता दो और सिर्फ मॉर्निंग वॉक कर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। सेकंड आता है स्ट्रेस। थर्ड आता है आपकी स्लीप क्वालिटी, सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इग्नोरेंट पार्ट है। फिर आता है आपकी गट हेल्थ, मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ठीक है तो स्टेट ठीक से काम करेगा। ठीक है। अगर पेट ठीक नहीं है तो दुनिया की जितनी बीमारियां हैं सब यहीं से पैदा हो रही हैं। Agree. फिर पांचवा आता है आपका भोजन, आपकी डाइट, आप खाने को किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, खाने में क्या क्या ले रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं और ये पांचों की पांचों चीज़ें आज की डेट में तबाह कर रखी हैं लोगों ने। खाने पीने का टाइम टेबल नहीं है, टाइम बे टाइम उठना है और सब चीज़ पूरी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है, और जिसकी वजह से आज डायबिटिक के पेशेंट बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू करेंट सर्वे, हर 10 में से 1 को डायबिटीज़ है हिंदुस्तान में, और आने वाले 5-10 साल के अंदर हर 5 में से 1 को होगा, अगर यही हाल रहा, लोगों ने अपनी हेल्थ पे काम नहीं किया तो। सो इट्स वेरी कंसर्न, मतलब बहुत सीरियस सिचुएशन है। अच्छा, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गया, वो डायबिटिक हो चुका है, ठीक है, तो वो कैसे अपना, अब मतलब उससे दूर कैसे हो सकता है, उससे बचाव कैसे कर सकता है? देखिए, जो जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं समाधान है, जहाँ समस्या है समाधान ही वहीं पे। ठीक है। समस्या थी कि आपने अपनी लाइफस्टाइल गड़बड़ कर रखी थी, अब अपनी लाइफस्टाइल पे काम करिए। 5 चीज़ों पे काम करना है।
तो सोल्यूशन में बताता हूँ 5 एलिमेंट। इसे जैसे मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया है। अच्छा। सिस्टम का नाम है डायबिटीज़ वॉरियर सिस्टम। फील प्रूफ सिस्टम है और सिस्टम को फॉलो करके हजारों लोग 10-10 साल पुराने इंसुलिन गोलियां दवाइयां बंद कर चुके हैं। 100% नेचुरल है। अच्छा। तो ये सिस्टम क्या है, सबसे पहले समझते हैं फिजिकल है। ठीक है। तो एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है, लेकिन पता सबको है, जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, 5वीं फेल बच्चे से लेके हर किसी व्यक्ति को पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन हिम्मत जी पता ना क्या टाइम नहीं मिलता। आई एम वेरी बिजी वर्किंग प्रोफेशनल। तो मैं ऐसी महान आत्मा को ये बोलना चाहूँगा, भैया अक्षय कुमार के पास दिन में कितने घंटे हैं, विराट कोहली के पास कितने वही घंटे, 24 घंटे हैं। वही 24 घंटे हैं। तो ये बहाना तो बनाना बंद कर दीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम पता कहाँ जाता है, रात को नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम की रील में। Agree. कुछ 1-8% लोग होंगे जिनको जेन्युइन टाइम का कंसर्न है, पर 99% लोग सिर्फ फालतू का बहाना बना रहे हैं। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को, याद रखना कि अगर आपको कंपनी चलाना है तो आप CEO हायर कर सकते हैं, घर में काम के लिए मेड हायर कर सकते हैं, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ट्यूटर हायर कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 लाख रुपए बंदे रख लिए, वो मॉर्निंग वॉक करेगा, वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेगा और हम डले रहें मगरमच्छ की तरह, जंक फूड खाएं, अनहेल्दी हैबिट फॉलो करें और हम ठीक हो जाएं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो वर्कआउट इज़ नॉन नेगोशिएबल थिंग, जो करना ही करना चाहिए। ठीक है। अब एक्सरसाइज में भी क्या करना चाहिए, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में आपको आनंद आता है, आपकी पसंद की है, वो कर लें। राइट। अब दिक्कत पता कहाँ पर है, ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये कि सर ना सुबह उठ टाइम नहीं मिल पाता। टाइम नहीं मिल पाता। तो उसका मेन रीज़न पता क्या है, हाँ में से हमने सभी ने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाए होंगे, लेकिन कितनी बार अलार्म पर उठ गए, नहीं उठ पाते। नहीं उठ पाते, क्योंकि शरीर ही साथ नहीं दे रहा। तो प्रॉब्लम सुबह अलार्म लगाने की नहीं है, 99% प्रॉब्लम पता क्या है, रात के सोने की। बिल्कुल बाबूजी आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। तो जैसे ये जो घड़ी है ना, एक सिस्टम से काम करती है, वैसे ही हमारे बॉडी की भी एक घड़ी है, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी जो ये सर्केडियन रिदम हिली पड़ी हुई है। हम्म। तो आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आप बिना अलार्म के जितने बजे चाहें उतने बजे उठ सकते हैं। जानना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उसका नाम है GNA। GNA का मतलब गुड नाइट अलार्म। अभी तक सुबह के अलार्म लगाए थे, आज से कसम खा लो, आपका सोने का टाइम फिक्स कर लो, आपके वर्किंग प्रोफाइल के हिसाब से आप चूज़ कर लें कि आप 10 बजे जाएंगे, 11 बजे। द मोमेंट ही आप अपने सोने का टाइम फिक्स करेंगे, 7 घंटे की एवरेज स्लीप होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप। अब आप अगर 11 बजे सोने जा रहे हैं तो सुबह 6 बजे उठने में कोई दिक्कत है क्या? नो प्रॉब्लम। और 1 वीक के अंदर ऐसा मैजिक होता है, लोग बोलते हैं हमारे पास पार्टिसिपेंट कि सिर्फ तो अलार्म की जरूरत है, उससे 10 मिनट पहले नींद खुल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी रात की सोने की टाइम फिक्स कर ली। ये एक काम करना बेहद ज़रूरी है। तो आप सुबह अपने लिए आधा से 1 घंटा माइंड एंड बॉडी के लिए निकाल पाएंगे। ठीक है। राइट। और जो बेसिक वर्कआउट किया आप करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर भी चैलेंज है, हम क्या करते हैं, कमिटमेंट लेते नहीं, कल से मैं 1 घंटे वॉक करूँगा। बाबूजी आप अगले जन्म में नहीं कर पाओगे। कोई भी नई आदत आपको डेवलप करनी है, मेक इट ए थंब रूल, स्टार्ट विद 5 मिनट फार्मूला। सिर्फ छोटे से शुरू करो, 5 मिनट बस कमरे में या बाहर घूम के जाओ, फिर अगले 1 हफ्ते के बाद 7 मिनट करो, फिर अगले हफ्ते बढ़ाओ। तो जब आप प्रोग्रेसिव करोगे तो आपके अंदर का रेसिस्टेंस खत्म होगा, क्योंकि हमारा इंसान जो बना है ना, कंफर्ट के लिए बना हुआ है। कोई भी नई चीज़ आप क्रिएट करने जाएंगे, नई हैबिट और पैटर्न डेवलप करेंगे, आप तो माइंड पावर पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो इसको बेवकूफ़ बनाने का एक ही सिस्टम है कि बोलोगे बस आज 2 मिनट 3 मिनट की तो वॉकिंग है, बस इतनी से तो सलाद लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में पता भी नहीं चलेगा और आप कर ले जाएंगे। एग्री। पहला एक्सरसाइज हो गया सर। दूसरा आता है स्ट्रेस लेवल। अब ये स्ट्रेस के लिए लोगों ने ना ये मान लिया कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। भाई आज के ज़माने में बिना स्ट्रेस के आप जी नहीं सकते। ये सरासर गलत बात है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लाइफ के किस एरिया में स्ट्रेस है। हमारे लाइफ के 4 ही एरिया हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर। तो आज ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट पॉज करिए और अपने आप से पूछिए कि आपकी लाइफ में कहाँ पर आपको स्ट्रेस हो रहा है। पैसे की वजह से, रिश्तों की वजह से, पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। अब मैं आपको एक इतनी पावरफुल मैट्रिक्स बता रहा हूँ, सिंपल सी मैट्रिक्स है, जिसको फॉलो करने से आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। गारंटी है। बताइए। ये चीज़ से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। आप अभी कॉपी पेन लें। आपके किस एरिया में था स्ट्रेस? कैरियर को लेके था, कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके होता था। ठीक है। तो ये जब प्रोसेस मैंने फॉलो की और अब मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ, मतलब कोई लोड ही नहीं है। अच्छा। हाँ। कैसे
कि आप एक कॉपी पेन लें, ठीक है, और जैसे हम बचपन में डिफरेंशिएशन करते थे ना, लेफ्ट राइट, एक बीच में लाइन ड्रॉ करें और लेफ्ट साइड लिखें थिंग्स पीपल सिचुएशन दैट आई कैन कंट्रोल और चेंज, मतलब लोग, परिस्थितियाँ, सिचुएशन जिनको आप नहीं बदल सकते हैं, लेफ्ट साइड लिखें। राइट साइड लिखें लोग, परिस्थितियाँ, सिचुएशन जिन्हें आप बदल सकते हैं, राइट। अब आप लेफ्ट साइड में लिखना शुरू करें, लिखें ग्लोबल पॉलिटिक्स, आज का एनवायरनमेंट, दिल्ली का AQI इंडेक्स, भारत सरकार, PM मोदी जी, आप जिस जगह जॉब करते हैं वहाँ का बॉस, कंपनी का मालिक, आपके टीममेट्स, आपके जूनियर, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट आ गया। अब आते हैं आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके सारे लोग आ गए। अब आए अपने घर पे, आपके पेरेंट्स। ये मैं वो लिस्ट लिखवा रहा हूँ जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मैं वो लिस्ट लिखवा रहा हूँ, राइट। आपके स्पाउस, पेरेंट्स आ गए, स्पाउस आ गए, ट्रैफिक आ गया, आपके खुद के बच्चे आ गए, ठीक है। मैंने पाया है सर 99% लोग इस दुनिया में स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, दुखी, पता क्या है, वो चाहते हैं कि दुनिया, लोग और मेरे हिसाब से चलें। अगर आपके हिसाब से कोई काम हो गया तो आप खुश हो जाएंगे, और आपके हिसाब से काम नहीं हुआ तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। हस्बैंड इस बात से दुखी कि वाइफ कहना नहीं मान रही, बट पेरेंट इस बात से दुखी कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, बिकॉज वो चाहते कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें काम करना है, वैसा परफॉर्म करना है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई कि मैं किस चीज़ को बदलना चाह रहा हूँ, मैं किसके अगेंस्ट में दौड़ रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी आप उठा के देखें, आप बचपन से लेके अभी तक की एक इंसान की लाइफ को अगर उठा के देखें, वो दुखी और परेशान किस बात से, इसीलिए ना वो चाह रहा है कि आज ठंड नहीं होनी चाहिए, ठंड से ही स्ट्रेस में। ट्रैफिक में लोग कितने स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्या आप ट्रैफिक को चेंज कर सकते हैं? आंसर इज नो। दूसरा आया कि आप क्या चीज़ बदल सकते हैं कि आपके कंट्रोल में है, तो आंसर आता है आप खुद को। एग्री, राइट। तो जब भी आप ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, अपने आप से एक सवाल करिए, क्या ये चीज़ का सोल्यूशन मेरे हाथ में है? क्या ये चीज़ मैं बदल सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ? एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल, लोगों को EMI की टेंशन है, राइट, कि अगले महीने की EMI कैसे जाएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, मान लिया जी। तो क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है? आंसर इज यस। आप थोड़ा सा हार्डवर्क करिए, आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करिए, आप पार्ट टाइम में कुछ और एक्स्ट्रा क्रिएट करिए। कर सकते नहीं कर सकते? तो आपको आंसर मिला यस, मैं इस पर काम कर सकता हूँ। फिर अगली बात आती है, क्या आपके अंदर वो स्किल, क्वालिटी या नॉलेज है जिससे आप एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं? अगर आंसर यस है तो काम करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। और अगर नहीं है तो किसी एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई करें, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, कोच के पास जाएं, वो आपको गाइड करेगा। ओके। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? लोग बैठ के चिंता करते हैं अब क्या होएगा, प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं, सोल्यूशन पर डायरेक्शन नहीं जाता। अब दूसरा कंडीशन आता है ट्रैफिक में है, जाम में है, और आपको मीटिंग के लिए पहुंचना था और आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ठीक है। स्ट्रेस में जब हम होते हैं तो हमारे बॉडी से केमिकल निकलता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, जो पूरे शरीर को तबाह कर देता है। अब आप हाइपर हो रहे हैं, इरिटेटेड हो रहे हैं। क्या मैं ट्रैफिक को बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ? आंसर इज नो। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एक फार्मूला बनाया अगेन, कि स्ट्रेस अगर ख़त्म करना है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको बोलना है BMJ। क्या बोलना है सर? BMJ। हाँ, BMJ का मतलब होता है भाड़ में जा। भाई ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका बॉस आपके कंट्रोल में नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमिक, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बाहर का एनवायरनमेंट चेंज नहीं है, तो क्यों आपने लोड ले रखा है? 90% से ज़्यादा बीमारियों का कारण है साइकोसोमेटिक, और ये स्ट्रेस का मेन मैंने आपको एड्रेस किया कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा, स्ट्रेस है ना, बहुत बार आजकल रिलेशनशिप की वजह से भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है ना, तो उस स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है? रिलेशनशिप का भी स्ट्रेस अगेन वही चीज़ है ना, कि आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, राइट, सबसे पहले तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी उम्मीद ये है कि उनको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, राइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्सन जिसके साथ आप रह रहे होते हैं। जब आप अपने साथ जिसके साथ ज़िंदगी बिता रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि उसकी पर्सनालिटी क्या है। अगर हम माइंड पावर की भाषा में बात करें कि ऑडियो है, काइनेस्थेटिक है, फीलिंग वाला है, राइट, कि वर्बल है, राइट, ऑडियो है एंड विजुअल है, या काइनेस्थेटिक वाला है। ठीक है। अब मान के चलिए हस्बैंड जो है ना, वो है, वाइफ जो है काइनेस्थेटिक है, फीलिंग वाली है, और हस्बैंड जो है वो है ऑडिटरी, बोलने पे आता है। तो अब
वाइफ को जब अच्छा लगना होगा तो वो आप जब उसे टच करोगे, फील करोगे, एहसास कराओगे, तब उसे अच्छा लगेगा, राइट। और आप ऑडियो है, अब आपसे वाइफ बात नहीं कर रही तो आपको लग रहा है कि पता नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑडियो है और उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज, इसे बोलते हैं लव लैंग्वेज, ठीक है। बहुत खूबसूरत किताब भी है, रिलेशनशिप अगर अच्छी करनी है तो इससे बढ़िया बुक नहीं है, पढ़ सकते हैं। तो हमें एक दूसरे को समझना बेहद ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे की पर्सनालिटी, उनके इंटरेस्ट को समझना शुरू कर देते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। मतलब मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो नहीं है, पर जितना मैं समझ पाया अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बता रहा हूं। एक है ना, आज के दिन एक पेंडेमिक चल रहा है जिसका नाम है NPD, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर भी किसी भी हस्बैंड वाइफ में कोई भी NPD निकल गया, हाँ, तो आपको मान लीजिए मतलब परमानेंट एक स्ट्रेस वो दे के ही रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सोल्यूशन तो फिर यही है कि जो भी चीज़, जो लोग आपको ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, जिनसे आपकी मेंटल, इमोशनल, ओवरऑल वेलबींग अफेक्ट हो रही है, तो फिर समाधान अलग होना ही है और दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं। जितनी जल्दी समझ आ जाए, जितनी जल्दी हो जाए, उतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेक्ट करने वाला है। सही बात है। ठीक है, हमने स्ट्रेस की बात कर ली, ठीक है। फिर अब आता है थर्ड, आता है स्लीप। ठीक है, ये पिलर तो पूछिए मत सर। अच्छा, स्ट्रेस को कम कैसे करना है इस पर हमने बात नहीं करी, फिर हम स्लीप पे बात करते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक मेथड्स हैं। सबसे पहला मेडिटेशन, बेस्ट है। दूसरा आता है बेयरफुट वॉकिंग, आप नेचर में नंगे पैर वॉक करें, बहुत अच्छी चीज़ है। गार्डनिंग कर सकते हैं, आपको जो चीज़ पसंद है, पेंटिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक सुनना है, कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी हॉबी आप अपनी आइडेंटिफाई करें दिन में 15 मिनट, आधा घंटे, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको सुकून मिलता है। एक्सेप्ट नेटफ्लिक्स और गेम प्लेइंग, बिंज वॉचिंग, राइट। गलत हैबिट की जगह क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हैबिट, राइट। और सबसे आसान और सबसे इजी, जिसे आप कहीं पे भी कर सकते हैं, वो है डीप ब्रीदिंग, जो मेरी सबसे फेवरेट है। अच्छा, क्योंकि इसके लिए आपको ना अलग से आसन लेने की ज़रूरत है, ना अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है। जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग तो कर ही रहे हैं, सांस ले, लेकिन आप कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट हो रहा है। जैसे ही आप कॉन्शियस डीप ब्रीथ करना शुरू करते हैं, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो भाग रहा है, राइट, वो शटल होना शुरू हो जाता है। कैसे करते हैं, एक बार करके दिखा सकते हैं आप? बहुत सरल सी बात है। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, आंख बंद कर सकते हैं, क्लोज भी रख सकते हैं, और आराम से बैठें, क्लोज योर आइज। नाक से गहरी लंबी सांस लेना है, डीप इनहेल करना है, 4 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और फिर दोबारा से रिलीज कर देना है। जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो अपना ध्यान आपकी सांसों पे रखें, ब्रेथ पे रखें। शुरुआत जब आप करते हैं तो आपके विचार जाएंगे, भागेंगे, नो प्रॉब्लम, करना शुरू करें। सिर्फ 5 गहरी लंबी सांस में इतना सुकून और आनंद मिलता है कि आप पूछिए मत। अब लोग बोलते हैं कि मेरे पास ना मरने की फुर्सत नहीं है, इतना बिजी हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। भाई, तो फिर आप जी क्यों रहे हो यार? सही बात है। तो ये जो डीप ब्रीदिंग है, आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें। आजकल स्मार्ट वॉच टेक्नोलॉजी है, तो हर 1 से 2 घंटे में आप ऑफिस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, और ये चूँकि आपके बहुत सारे बच्चे भी हैं, आजकल बच्चों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर रहता है, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, तो ये डीप ब्रीदिंग जो है ना, ये आपके पूरे सिस्टम को सेटल डाउन करती है। इससे आपकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी लेवल इंप्रूव होते हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय है जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं। थर्ड आता है स्लीप, जो सबसे मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट होता है। लोग इसको मानते हैं कि भाई सोना ही तो है, कभी भी सो जाओ। आपको सर, ये तो आप जानते ही हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट सोते हुए निकाल देता है। बिल्कुल सही बात है। तो परमात्मा ने, नेचर ने सोने के पीछे कुछ तो साइंस बनाया होगा कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हील होती है, डिटॉक्स होती है, मतलब पूरी बॉडी अगले दिन के लिए तैयार होती है। एग्री, राइट, एग्री। लेकिन अभी सिस्टम क्या गड़बड़ा गया है कि हमारी जो साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये गवर्न होती है सूर्योदय और सूर्यास्त से, राइट। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे, देखेंगे तो 6-7 बजे सन्नाटा छा जाता है, और रोज़ सुबह वो कुकड़ुकू होता है, अपने आप उठ जाते हैं लोग, बिल्कुल सही नेचुरल अलार्म है। लेकिन शहरों की लाइफ अब हमारी देखें, एक्चुअल में हमारा सोने का सिस्टम कैसे काम करता है कि हमारे यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, जो मेलेटोनिन हार्मोन बनाती है और जो आपकी स्लीप के लिए तैयार है। लेकिन ये पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन तभी निकलता है जब अंधेरा, डार्कनेस का सिग्नल जाता है। तो जब हम लाखों करोड़ों साल पहले जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, तब ये लाइट्स और ये सब चीज़ें नहीं थी। आराम से अंधेरा हुआ 6 बजे हम सोने चले जाते थे। बिल्कुल सही बात। अब मॉडर्न लाइफ की बात देखें, लाइट्स आ चुकी हैं चारों तरफ। अब एक बिजी वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई भी इंसान है, घर में बैठे हुए हैं,
7 बज गए 8 बज गए, आप घर से ऑफिस से घर आए, फिर आपने 9-10 बजे तक डिनर किया, उसके बाद 1-2 घंटे टीवी चलेगी और बिस्तर पर जाते साथ ही आपके मोबाइल में वो आपका प्रिय दोस्त जिसके बिना आप रह नहीं सकते वो चालू हो गया। अब यहाँ से जो लाइट जा रही है, हमारा ब्रेन कन्फ्यूज है, उसको अंधेरे का सिग्नल ही नहीं जा रहा, और जब वो अंधेरे का सिग्नल नहीं मिलता तो हमारे बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन जितनी क्वांटिटी में बनना चाहिए था नहीं बन रहा होता, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रात को सोने चले तो जाएंगे 11 बजे, 12-1 बजे तक करवटें बदलते रहेंगे और गाना भी सुनेंगे किशोर दा का, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। सुबह जब आप उठेंगे तो एकदम थकेले उठेंगे, एनर्जी लेवल डाउन होगी। 80% प्रोफेशनल से जब मैं बात कर रहा होता हूँ कि जब आप सुबह उठते कैसे बोलते फील कि बहुत टायर्डनेस रहती है, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है जाना पड़ेगा, तो लो एनर्जी रहेगी, टायर्डनेस रहेगी। अब जब लो एनर्जी और टायर्डनेस है तो आप घर में किस चीखोगे चिल्लाओगे, यू विल इरिटेटेड। अब ऑफिस में भी जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, सही बात, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है। रात को घर पे आओगे तो ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर पर निकालोगे। तो मैं बोलता हूँ कि स्लीप खाने पीने से भी ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, सो टेक इट वेरी सीरियसली। मतलब जितनी प्रायोरिटी आप खाने पे देते हो, पहनने के कपड़ों पे देते हो, उतनी ही प्रायोरिटी हमें अपनी स्लीप पे देने की कितने ज़रूरत आवर्स की स्लीप? 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप इज़ गुड इनफ, 7 आवर्स तो होनी ये चाहिए। जो आपने एक वर्ड बोला साउंड स्लीप, ये क्या होती है? साउंड स्लीप का मतलब ये है कि रात को जब तकिए पे गए आप लेटे और सुबह जब आप उठते हैं तो एकदम नॉन स्टॉप, बीच में 2 बार 4 बार उठ रहे हैं आप, करवटें बदल रहे हैं आप, मतलब बार बार उठ रहे, नींद टूट रही है, वैसी नहीं होनी चाहिए। रात को सोए अगर आप सुबह एकदम फ्रेश उठ रहे हैं मतलब आपको गहरी अच्छी नींद आई है, दैट इज़ कॉल्ड साउंड स्लीप। एक चीज़ बताओ, मेरे केस में साउंड स्लीप कैसे हो सकती है? क्योंकि बच्चे हैं छोटे, ठीक है ना, तो 6-7 घंटे की नींद बड़ी मुश्किल से हो पाती है, और वो बच्चे बीच में उठा देते हैं, कोई रोने, कभी 3 बच्चे कभी कोई रो रहा है, और ये लगभग बहुत सारे पेरेंट्स की समस्या है। हाँ बिल्कुल। तो क्या कुछ सोल्यूशन है इसका भी? इसका सोल्यूशन यही है कि आप जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन रूम तो एक ही है, बड़े बड़े घर नहीं है, ठीक है। तो ये वो जो बच्चों का 2 से 3 साल का 4 साल का फेज रहता है, वहाँ ये चैलेंज हर माँ को और पेरेंट को फेस करना पड़ता है, मतलब ये। लेकिन हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आप कुछ न्यूट्रिशन है, कुछ ऐसा मेलेटोनिन स्प्रेज आते हैं, ठीक है, स्लीपिंग के लिए, ठीक है, स्लीपिंग पिल्स नहीं, जो मेलेटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी में नेचुरली बनता है, आजकल उसके स्प्रे आते हैं। अच्छा। या कुछ गमीज आती हैं जिन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं और आपको अच्छी नींद आती है, और ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग भी रहते हैं और इनको लेने से कोई नुकसान भी नहीं होता। तो जब अगर ऐसी परिस्थिति बन गई है तो आप ऐसी कुछ चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। नैप से भी कुछ बेनिफिट होता है? नैप से थोड़ा सा बेनिफिट होता है, लेकिन नैप आप मेजर नहीं कर पाते। एक बार लेट गए तो फिर पता पड़ा आधा पौना घंटा हो गया, और वो 15-20 मिनट की बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो वो रात की नींद खराब करती है आपकी। अच्छा, हाँ, वो नैप नहीं नेपा हो जाता है, नैपा। तो वो गड़बड़ कर देता है। तो अब मैं बात करता हूँ स्लीप को सुधारें कैसे। जी। कुछ बेसिक रिचुअल्स होते हैं, अभी तक हम मॉर्निंग रिचुअल्स की बात करते थे, ठीक है। स्लीप में क्या करना है? सबसे पहला, खाना खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप। अगर आप सोने 10 बजे जा रहे हैं तो 7 बजे तक आपका डिनर कर लीजिए, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी स्टिमुलेंट, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, सोने और आपके 5 घंटे से पहले निपटा लेना चाहिए। अगर आप रात को 8 बजे 9 बजे ऐसी टी, कॉफ़ी, अल्कोहल या कुछ भी ऐसा स्टिमुलेंट ले रहे हैं, स्टिमुलेंट मतलब वो आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जगाएगा, तो आप अलर्ट मोड में जाएंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, तो आपकी नींद खराब होगी। बहुत सारे लोगों की आदत ब्लंडर मिस्टेक है ना, ऑफिस से आने के बाद कंज्यूम करते हैं, सब चीज़ कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग करते हैं बुक्स वगैरह का, तो एक हैबिट होती है हाँ टी, कॉफ़ी वगैरह की। बिल्कुल बिल्कुल। तो रात के टाइम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। 5 घंटे, आपके सोने से 5 घंटे पहले कार्यक्रम हो जाना चाहिए। बीच में आप करेंगे तो अगेन ये आपकी स्लीप साइकिल को इम्पेक्ट करने वाला है। ठीक है। तीसरा एंड बेहद इंपॉर्टेंट, जो आपके हाथ में टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, लाइट का और स्लीप का मतलब 36 का आंकड़ा है। ज़्यादा लाइट होगी स्लीप कम आएगी, गहरी जितनी डार्कनेस होगी उतनी अच्छी स्लीप आएगी। तो कोई भी स्क्रीन टाइमिंग वाला काम है 1 से 2 घंटे पहले टाटा बाय बाय, अवॉइड करें, बंद कर दें। ठीक है। जिस रूम में आप सोने जा रहे हैं वो रूम में बिल्कुल प्योर डार्कनेस होनी चाहिए, बिल्कुल, मतलब ऐसा हो कि आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड ना देख पाए, इतनी डार्कनेस होनी चाहिए। और रात को जब सोने उठते भी हैं तो फुल लाइट ना जलाएं, जो भी डिम लाइट हो सकती है वो जलाएं, जिससे आपकी स्लीप साइकिल इम्पेक्ट नहीं हो। क्योंकि जैसे ही लाइट जाएगी कॉर्टिसोल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, आपके ब्रेन को लगेगा भाई सुबह हो गया अब चालू हो जा, तो वो स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक और, जो जिनको नींद की दिक्कत आती है उनके लिए एक छोटा सा योगासन है। जब आप सोने जाते हैं लेटते समय सबसे पहले तो अपने परमात्मा को धन्यवाद दें दिन के लिए, दिमाग में जो भी कुछ चीज़ें हुई उनको साइड में रखते हुए लेट के गहरी लंबी सांसें लें, कम से कम 5-10 बार, और एक योग निद्रा करके एक
प्रोसेस होती है, इसे फॉलो करने से आप 5-7 मिनट के अंदर डीप स्लीप में जा सकते हैं। और अच्छा अनुभव चाहिए तो अल्फ़ा म्यूज़िक आप लगा सकते हैं, कुछ लाइट म्यूज़िक, कुछ एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं बढ़िया, जिनसे अच्छी फ्रेगरेंस आती है, माहौल अच्छा बनता है। और रूम का जो टेम्परेचर है ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। आपका टेम्परेचर लगभग 23-24, जो करंट टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री कम होना चाहिए, तो उससे आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छी स्लीप आएगी। ओके। तो ये थर्ड पॉइंट हमने कवर कर लिया। फोर्थ आता है हमारा गट हेल्थ, जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गड़बड़ है तो पूरा स्टेट गड़बड़ रहने वाला है। एग्री 90% ज़्यादा लोग आज देखें उनको गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी है। उसका मेन कारण है कि उनके भोजन में पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड खाने की जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी गट हेल्थ बेकार है। तो इसको ठीक करना है। इसके लिए एक ऐसा, मैं बोलता हूँ ना कि एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ होममेड, जिसको फॉलो करने से 10-10 साल, 20-20 साल पुरानी लोगों की गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जड़ से ख़त्म हो जाती है। बताइए। विद इन ए मंथ 3 से 5 किलो वजन कम हो जाता है, एनर्जी लेवल 10x हो जाती है, और 1 महीने के अंदर कम से कम 20 से 30% ब्लड शुगर कम हो जाती है। सिर्फ एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला। बताइए। जैसे मैं बोलता हूँ डिटॉक्स टी, इसको बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। 1 लीटर पानी लें, बॉईल करें और उसमें 4 चीज़ें डालनी हैं: जीरा, धनिया, सौंफ और दालचीनी। जीरा, धनिया, सौंफ ये खड़ी लेना है, साबुत लेना है, और ½ टीस्पून लेना है, और 1/4 टीस्पून दालचीनी ले लें। अगर आपको वेट लॉस और डायबिटीज़ रिवर्सल करना है, नॉर्मल है तो आप 3 ही चीज़ें ले सकते हैं, दालचीनी थोड़े कम ही ले लें, ठीक है। 10 से 15 मिनट बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसे छान के थर्मस में ट्रांसफ़र कर लें, और सुबह जो नॉर्मल टी कॉफ़ी लेते थे उसकी जगह ये वाली डिटॉक्स टी लें, और अपने साथ ऑफिस में लेके जाएं। हर 1-2 घंटे में 100 ml लेते रहें। सर 7 दिन में आप बोलोगे मैजिक हो गया, विद इन 7 डेज़। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में आज बनाना, और 7 डेज़ के बाद आप थैंक यू बोलोगे अपने आप को। मैजिक होता है, इतना पावरफुल नुस्खा है ये ना सिर्फ डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, PCOD, थायराइड, ओवरऑल हेल्थ पे और गट हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। गट हेल्थ के लिए कुछ और सुपर फूड भी हैं? फाइबर सबसे अच्छा है, जैसे कि मोरिंगा या मोरिंगा है, अकेशिया पाउडर टाइप से। हाँ ये हैं, लेकिन मैं बहुत सरल और जो घर में इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। राइट, प्रोबायोटिक्स में अपना दही आता है, राइट, बीट रूट का जो कांजी बनती है वो। तो जो भी फर्मेंटेड फूड है, जो ढोकले हो गए, जो अलग अलग रीजन में अलग अलग फर्मेंटेड फूड खाए जाते हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपकी गट के जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया फोर्थ गट का। फिफ्थ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो है हमारी डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते कि सर ये बताओ खाने में क्या खाना है, नहीं खाना है। सही बात, राइट। तो एक मैं डाइट बताने जा रहा हूँ। खाने में क्या खाना है उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है खाने में क्या नहीं खाना है, क्योंकि हमारे भोजन में, हमारे डाइट में हम जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं जो हमारे बॉडी को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेडिसिन भी लेते हैं, सुबह घूमने फिरने भी जाते हैं, सब कुछ ठीक ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी दवाएं, बीमारियां कम नहीं हो रही। ये कुछ ऐसा ही है कि एक जगह आग लगी है, आप एक जगह पानी भी डाल रहे हो, दूसरी जगह से पेट्रोल भी डाल रहे हो, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये लाइफ चेंजिंग है। मतलब अगर ये फार्मूले को अप्लाई कर लिया, 90% से ज़्यादा बीमारियाँ आपकी बॉडी से गायब हो सकती हैं। अच्छा। लाइफस्टाइल डिजीज, BP, शुगर, थायराइड, कैंसर, आर्थराइटिस, जितना भी इन्फ्लेमेटरी, क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज हैं। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बनाना है ऑसम, तो अवॉइड करें प्रॉसम। प्रॉसम एक एक्रोनिम है, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। PRAWSSM। तो P का मतलब होता है पैक्ड फूड। जो भी चीज़ डब्बे के अंदर बंद होके आ रही है, इंसान ने फैक्ट्री में बनाई है, वो आपके कंजप्शन के लिए नहीं बनी। बनाई आपने है, इंसान ने, लेकिन आपके कंजप्शन की नहीं बनी, क्योंकि उसके अंदर 3 घटिया चीज़ें डाली जाती हैं। पहला डाला जाता है पाम ऑयल, जिससे हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ती है। दूसरा उसके अंदर डाला जाता है सोडियम, ठीक है। तीसरा उसके अंदर होता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिससे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर नाम की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, भले उसके ऊपर कितना अच्छा लेवल लगा दिया हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस। पैक्ड फूड हो गया। दूसरा होता है रिफाइंड, अल्ट्रा रिफाइंड फूड, रिफाइंड ऑयल, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनका रिफाइंड ऑयल आ रहा होता है, इट इज़ डेंजरस, ठीक है। तीसरा आता है ए का मतलब होता है एनिमल, नॉन वेज। नॉन वेज अपने आप में बहुत ही इन्फ्लेमेटरी होता है, बहुत हार्मफुल होता है। मैं यहाँ पे ये डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि वेजिटेरियन अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन अच्छा है। मेरी बात को फॉलो करने से पहले एक फार्मूला याद रखिएगा, KTJ, करो तो जानो। आप
1 महीने के लिए नॉनवेज को मिनिमाइज़ कर दें, अवॉइड करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी पहले से एनर्जी लेवल अच्छी हो गई, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो गई, आपका मन जो है शांत रहने लगा, आपकी ब्लड शुगर की रीडिंग इंप्रूव होने लगी, इसका मतलब ये जो नॉनवेज था ये बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपने एलिमिनेट किया, आपकी बॉडी हीलिंग शुरू कर दी। ओके। राइट। तो ये जो मैं नेगेटिव फूड बता रहा हूँ, इनका इम्पैक्ट विद इन ए वीक आपकी बॉडी में फ़र्क समझ में आने लगता है। राइट। PRA, अब आता है W, मतलब गेहूँ। अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ है, डायबिटिक है, प्री डायबिटिक, और हिंदुस्तान में 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं, गेहूँ और चावल। नॉर्थ में पूरा देखा जाए तो रोटी, और साउथ में पूरा देखा जाए तो राइस। हाँ जी। इसीलिए भारत को डायबिटीज़ की कैपिटल बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो गेहूँ चावल है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा रहता है। ये चाहते साथ ही तुरंत अपने ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ा रहे होते हैं। तो अब लोग सोचेंगे सर तो अब गेहूँ रोटी चावल नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? सही बात है। मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा अभी आपको आगे वाले उसमें, कि इनको हमें रिप्लेस कर देना है नेचुरल और अच्छी चीज़ों से। जैसे गेहूं को आप मिलेट से रिप्लेस कर सकते हैं, गेहूं की रोटी की जगह ज्वार बाजरे की रोटी खा लो, नो प्रॉब्लम। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खा लो, सिंपल है। ठीक है। ठीक है। तो वीट हो गया, PRAW। अब आता है S, शुगर, रिफाइंड चीनी। ये तो बहुत बड़ा स्लो पॉइजन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जहर है, जहर है। और आपको एक रिसर्च है जहाँ बोलती है कि चीनी जो है कोकीन और मोर्फिन से 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव होती है। अच्छा। हाँ जी, जो ड्रग्स लेते हैं ना उनसे भी 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव होती है। इसीलिए लोगों से चाय नहीं छोड़ी जाती। चाय नहीं छूटती। तो प्रॉब्लम चाय में नहीं है, चाय के अंदर जो चीनी डाली जा रही है, जो जिसकी वजह से आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, इसीलिए नहीं छूट रही। आप देखते हैं बच्चों को, मतलब हिंदुस्तान में तो देखें, बच्चे के पैदा होने से इंसान के मरने तक हर चीज़ में मीठा दिया जाता है। सही बात है। तो बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? राइट। इसलिए आपने देखा बड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, बड़ा उनके अंदर इरिटेटिव बिहेवियर्स होने लगते हैं। 21 दिन अगर कोई व्यक्ति चीनी को छोड़ दे, उसके मतलब ऐसे मिराकुलस इफेक्ट आपको दिखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। रिप्लेसमेंट क्या है फिर चीनी की? नेचुरल फ्रूट्स खाएं ना, फ्रूट्स में भी मिठास दी है लेकिन नेचुरल वाली मिठास है, ये रिफाइंड वाली नहीं चाहिए, केमिकली प्रोसेस नहीं। तो चीनी को कम करना है। चीनी को रिप्लेस करने के लिए एक और अल्टरनेट आता है, स्टीविया, मीठी तुलसी। अच्छा। उसकी टैबलेट या लिक्विड जो है वो आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं लेना है। तो पहला S स्वीट हो गया। दूसरा S आता है सॉल्ट। पैक्ड एंड प्रोसेस फूड में जो सोडियम रहता है ये हमारे BP को बढ़ाता है और तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है, इसे कम करें। M आता है लास्ट में, मिल्क। मिल्क को अवॉइड करना होगा अगर आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करना है और अदर हेल्थ इश्यूज़ को रिवर्स करना है। कारण ये है, मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ हमारे घर में गाय लगती थी। आज से 30-40 साल पहले जिस तरीके से गाय दूध निकाला जाता था, तैयार किया जाता था, तो आज जिस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है टोटली डिफरेंट है। आज ये कमर्शलाइज है, अडल्ट्रेटेड है ना, केमिकल है, पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है। पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है। ठीक है। तो अगेन इसे आप मिनिमाइज़ करें, इसे आप स्विच कर सकते हैं प्लांट बेस्ड मिल्क से। आमंड भिगो दें, सुबह आमंड से मिल्क बना सकते हैं, कोकोनट से बना सकते हैं। ठीक है। और जो भी चीज़ें प्रिपेयर करनी है वहाँ तो प्लांट मिल्क, एनिमल मिल्क को रिप्लेस करके प्लांट मिल्क से आप बना सकते हैं। तो ये 5 ये प्रॉसम है। अगर ये आपने नेगेटिव फूड हटा दिए, मैं बता रहा हूँ कुछ करें नहीं करें, इतना ही करने से 70-80% इंप्रूवमेंट हो जाता है लोगों की हेल्थ में। अब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का क्या रूटीन क्या होना चाहिए खाने का? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपने हटा दी है। एग्जैक्टली। अब मैं वही मॉर्निंग रूटीन बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो दिन में सबसे पहले सुबह उठे तो टी कॉफ़ी की जगह 1 से 2 ग्लास गर्म ल्यूकवार्म वाटर पिए, और जो डिटॉक्स टी मैंने बताई वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका सुबह का काम हो गया। फिर आता है ब्रेकफास्ट। गेहूँ, रवा, मैदा, चावल से बना हुआ अगर ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो कभी आपका वजन कम नहीं होगा, और ये खाएंगे तो दिन भर आपको टायर्डनेस और थकावट रहेगी। आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए प्रोटीन रिच होना चाहिए। तो जो दाल होती है, मूंग दाल है, इसके स्प्राउट्स लेके ले सकते हैं, स्प्राउट्स का पेस्ट बना के चीला बना सकते हैं, काले चने ले सकते हैं। कोई भी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट वेजिटेरियन में वो आप लें, और साथ में कोई एक आध फ्रूट ले लें सीजन का, दैट इज़ मोर देन इनफ। जैसे मॉर्निंग में पोहा वगैरह लेते हैं, डिजास्टर है। चावल का ही एडवांस वर्जन है। तो चावल से जब शुगर लेवल बढ़ रहे हैं तो पोहा से तो 100% बढ़ने वाली है, उसका और रिफाइंड वर्जन है। लोग पोहे को हल्का समझते हैं, हल्का नहीं है वो, आपकी ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। तो पराठे खा रहे हैं, इडली ले रहे हैं, पोहा ले रहे हैं, जलेबी ले रहे हैं, समोसे, भजिए, पकौड़े, नथिंग। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, ढोकले हो गए,
बेसन का चीला हो गया, स्प्राउट्स हो गए, स्प्राउट को कच्चा है स्टीम करके कई सारे प्रिपरेशन आप बना सकते हैं। ठीक है। सो बॉटम लाइन ये है, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए और साथ में फ्रूट होना चाहिए, कोई भी एक आध फ्रूट जो भी सीजन का है और रीजन का है, एप्पल है, गुआवा है, पियर है, जो कम मीठे रहते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है। अब आता है लंच में तो अब मैं आपको एक ऐसा मजबूत और शानदार फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूले से है आपकी ओवरऑल वेलबींग में और हेल्थ में ट्रमेंडस इंप्रूवमेंट आएगा। अभी तक हम जो खाना खाते हैं, हमारी जो थाली आती है, कभी आपने देखा हो, दाल चावल सब्जी रोटी रहती है और एक छोटा सा कुन्ना रहेगा जहाँ पर एक आध ककड़ी खीरा टमाटर का टुकड़ा रखा रहता है, वो भी मतलब दुखियारा सा कुन्ने में पड़ा रहता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है। राइट। लोग बोलते हैं जी हमें तो टाइम ही नहीं मिलता सलाद खाने का, तो फिर दवाइयाँ खाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये आपकी जो हाथ है, हथेली है, इसको समझिए आपकी प्लेट है। आज से नियम बनाएं, आपकी प्लेट को 2 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, 50-50 कर लीजिए। जो 50% ऑफ प्लेट है ये होनी चाहिए सलाद और ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है। 50% प्लेट सलाद और हरी सब्जियां होनी चाहिए। सलाद कौन सी? जो सीजन में मिलती है, रीजन में मिलती है, ककड़ी खीरा टमाटर जो भी मिल रहा है, आप बिंदास भरपेट सलाद और हरी सब्जी खाओ। इसके बाद जो 25% पार्ट है ये होना चाहिए प्रोटीन। 1 से 2 कटोरी बढ़िया दबा के दाल लो। उसके बाद जो 25% बता उसमें चावल और रोटी, तो हो गई दाल। अब बताइए मुझे इसमें कौन सा विशेष डाइट प्लान की ज़रूरत है? ये एक हेल्दी प्लेट फार्मूला है, सिंपल है, डुएबल है एंड एनीबडी कैन फॉलो दिस। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। आज मैं जैसे बाहर कहीं पर भी ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा मैं खाने से पहले सलाद ऑर्डर करता हूँ। 1 प्लेट सलाद खाता हूँ भर के, फिर उसके बाद दाल रोटी खिचड़ी जो भी मिला खा लिया, हो गया काम। लोग भी बोलते हैं नहीं सर मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ये रहता हूँ। अरे कुछ नहीं है भाई, आप घर में रहें या बाहर में रहें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम तो करते ही हैं। जस्ट आपको अपने माइंड को ये कमांड देना है कि मुझे अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, हेल्दी चीज़ें फॉलो करना है। लंच हो गया जी। अब 4 से 5 बजे इवनिंग स्नैक्स की ज़रूरत होती है, तो पैकेट वाला स्नैक्स है या मारी गोल्ड के बिस्किट है वो ना करते हुए डिटॉक्स टी ले लें, ग्रीन टी ले लें, भुने हुए चने खा सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, आमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, रोस्टेड सीड्स हैं वो ले सकते हैं। तो अनहेल्दी स्नैक्स की जगह हेल्दी स्नैक्स आपने ले लिया। रात का डिनर का टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या टाइम है? 7 बजे, 6 से 7 बजे सूर्यास्त के समय सबसे बेस्ट टाइम है। मैक्स टू मैक्स 8 बजे। अब आप बोलते हैं कि सर मैं बहुत लेट हो जाता हूँ, तो आपको एक ही ऑप्शन है कि आप जाएं लौकी का या किसी हरी सब्जी का सूप बनाएं, सेंधे नमक डाल के, और सूप ले लें और कुछ हल्की फुल्की सलाद ले लें और सो जाएं। खाना नहीं भी खाएंगे, कम भी खाएंगे, तो भी आप जिंदा रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। आप देखा होगा मनोज वाजपेयी की वो एक टाइम मील खा रहा है पिछले 14 साल से, सीधा परफॉर्मेंस, लीन बॉडी है उसकी। ओमेट बोलते हैं शायद उसको। वंस इन अ डे डाइट। अच्छा, आप भी देखते होंगे सर, हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, क्या वो ब्रेकफास्ट करते थे जी? नहीं करते थे। हमारे देश में ब्रेकफास्ट का कोई सीजन ही नहीं था। 9 बजे 10 बजे या खेत पर जाना था तो 9 बजे 8-9 बजे उन्होंने एक मील खा लिया बढ़िया, और शाम को 6 बजे 7 बजे ब्यारू करके आराम से तान घोड़े सोते थे। 2 मील ही करते थे। अब तो भैया ब्रेकफास्ट भी, फिर लंच में भी पहले सूप आएगा, फिर स्टार्टर आएगा, फिर खाने के बाद डेजर्ट आएगा। ये सब चोचलेबाजी है ना, ये सब कमर्शलाइजेशन है। भाई मैंने 3.5 महीने में लगभग 30 किलो वजन अपना कम किया। आपने खुद? मैंने खुद। क्या बात है। आप देखेंगे मेरे पॉडकास्ट देखेंगे ना, तो मेरा 110 kg वेट था। माय गॉड। और अभी 79 हो चुका है मेरा। ग्रेट, वंडरफुल। ठीक है। और मैं 3.5 महीने जो आपने बताया ना, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें फॉलो की। तो सुबह मॉर्निंग में क्या रहता था मेरा, जो सफ़ेद पेठा आपने देखा होगा, वाइट एस्गार्ड का जूस, वाइट एस्गार्ड है ना, डिटॉक्स जूस, बॉडी डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा। तो सुबह 2 गिलास वो जूस लेता था ताकि बॉडी डिटॉक्स हो जाए। वेरी नाइस। ब्रेकफास्ट में मैं जो सैलेड ना, 2 चकुंदर, 1 खीरा और टमाटर प्याज काटा, बढ़िया, और ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था। बहुत शानदार। लंच में जो प्रोटीन के लिए दाल, डेली दाल खाई है मैंने ना, एक बड़ा सा बाउल दाल का, और उसी में बारीक कट कर लेता था मैं खीरा, चकुंदर, टमाटर, प्याज वगैरह, ताकि मुझे रोटी और राइस की रिक्वायरमेंट ना रहे और मैं चबा चबा के उस चीज़ को खा लूँ। ये मेरा लंच था। और शाम को डिनर के टाइम पे फ्रूट्स काटे खा लिए, और उसके बाद मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की 3.5 महीने में। ना मैंने कोई डाइट प्लान लिया कहीं से, कुछ नहीं किया। 3.5 महीने में 30 किलो वजन क्या कम कर दिया। काबिल तारीफ है। मतलब जो चीज़ें मैंने डिस्कस की ऑलमोस्ट वही चीज़ आपने फॉलो की,
तो ये चीज़ काम करती कोई है। रोटी नहीं आप थी, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण राइस है। नहीं थी। हाँ। और अभी तो कुछ टाइम से तो जैसे सीजनल फीवर वगैरह चल रहा है, अदरवाइज मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी, क्योंकि मैं तो डे नाइट काम करता हूँ। राइट। दिन में स्कूल होता है, रात रात भर शूट्स होते हैं। हाँ हाँ। तो मतलब इतनी एनर्जी और मतलब मज़ा आ गया था। लोगों को क्या लगता है कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन इसका उल्टा है, कम खाना खाने से ज़्यादा एनर्जी रहती है आपके बॉडी में, ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे डायबिटीज़ पे एक बार दोबारा से आते हैं, क्या क्या डेफिशिएंसी आ जाती है, मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो बॉडी में क्या क्या डेफिशिएंसी आती है? डेफिशिएंसी को समझे कॉम्प्लिकेशन समझ सकते हैं, राइट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है मतलब जिसको सुना है कि डायबिटीज़ है। ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, मतलब अंधा भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने क्या बताया, डायबिटीज़ में मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, माइक्रोवेस्कुलर और जो बिल्कुल बारीक बारीक नलियाँ हैं, ये सब डैमेज हो जाती हैं। तो आँखों की रोशनी कम होने लगती है, ठीक है, रेटिनोपैथी बोलते हैं जिसे। हार्ट की नसें जो हैं वो कड़क होने लगती हैं और ब्लॉक होने लगती हैं, तो हार्ट अटैक के रिस्क, स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर किडनी अफेक्ट होने लगती है। न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन रहने लगता है। आपने देखा होगा जब जिनको सीवियर डायबिटीज़ होती है उनके हाथ पैर काटने पड़ते हैं, एम्प्यूट करने पड़ते हैं, गैंग्रीन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ स्टेमिना ख़त्म हो चुकी होती है, मतलब शरीर को अंदर से खोखला कर देती है डायबिटीज़। और दुर्भाग्य ये हमारे देश में लोग गोलियां खाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझता रहे कि भाई मैंने जब पहली बार डिटेक्ट कराई थी तो पहले 1 गोली चल रही थी, फिर 6 महीने के बाद 2 गोली कर दी, अब 3 गोली, अब इंसुलिन पे ला दिया। मतलब जो ट्रीटमेंट, जो अप्रोच आपने अडॉप्ट की है वो अप्रोच फेल है, फिर भी आप अंधी रेस में मतलब दौड़ रहे हो। गोलियां सिर्फ मैनेज कर रही हैं, हाँ, वो ठीक नहीं कर रही हैं। मेडिसिन जस्ट मैनेजिंग द सिम्टम, वो रियल रूट कॉज पे काम नहीं कर तो रही हैं, मैनेज भी कहाँ कर रहे हैं, वो तो उस चीज़ को इंक्रीज एग्रीवेट कर रही हैं। हाँ एक एक जो टैबलेट लेने के 4 साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में। हाँ। आप देखें, डायबिटिक पेशेंट जो है वो डायबिटीज से डेथ नहीं होती, उसकी हार्ट अटैक से डेथ होती है। वर्ल्ड में नंबर 1 रीजन डेथ का है वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक में भी जो सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मल पेशेंट जो होता है, नॉन डायबिटिक होता है, तो कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसको चेस्ट पेन होता है, कंजेशन होता है, या सिम्टम्स आते हैं उसके बॉडी में। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में वो सिम्टम ही नहीं आते, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। जो नर्व्स होती हैं जिससे हमें सिग्नल आते हैं वही डैमेज हो चुकी हैं, तो पता ही नहीं चलता कि रात को सोते समय नहीं मिले। रीजन साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट, हाँ, मतलब Silent हमें लग रहा है कि वो सो रहे हैं, हाँ, जबकि वो सो नहीं रहे नहीं हैं, रहे, उनको अटैक आ चुका अटैक है, आ चुका साइलेंट है, अटैक आ चुका है। साइलेंट अटैक आ चुका है। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस है। ये लग रहा है कि बस हमने गोली खा ली और ये गोली हमारा सब कुछ कर देगी। मैं मेडिसिन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मेडिसिन इमरजेंसी के लिए ज़रूरी है। एक्सीडेंट हो गया, तुरंत कोई दवाई लगानी, इंजेक्शन लगानी, ठीक है। कोई चोट हो गई तो एक्यूट प्रॉब्लम के लिए ठीक है। लेकिन ये कहाँ का नियम है कि भाई आपने एक बार गोलियां शुरू कर दी और मरते दम तक आप खाते रहोगे? ये इट्स एन एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। और इसमें किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, राइट। सबसे बड़ी गलती जो है, मैं बोलता हूँ कि आज इस दुनिया में पेशेंट वही है जिसके अंदर पेशेंस की कमी है। सही बात है। हमारे यहाँ लोगों को भी हेडेक हुई तुरंत गोली, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तुरंत गोली। अरे भाई आपकी बॉडी को कम से कम समय तो दो हील करने के लिए। मुझे आज भी याद है कि हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, अगर उन्हें फीवर आया कोई गोली नहीं खाते थे। सबसे पहला काम, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, आप, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी किसी को फीवर आता है तो उसको भूख कम लगती है कि बढ़ जाती है? फीवर में? हाँ, फीवर में भूख कुछ कम हो खाने का मन नहीं करता ना? नहीं करता। अब बताइए क्यों ऐसा होता है? और हमारे घर वाले लोग बोलते हैं अरे भाई तू ये खा ले, तू ये खा ले। और खाने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? पता है, आपकी बॉडी को मालूम है कि अंदर कोई बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन है, उसको एनर्जी चाहिए उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, हील करने के लिए। तो ऑटोमेटिक आपकी भूख लगना कम हो जाती है। भूख लगना कम हो गई मतलब आपकी बॉडी ऑटोमेटिक फास्टिंग मोड में जा रही है। समझिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमें लगता है कि तू दलिया खा ले, ये खा ले, बिल्कुल भी नहीं। पहले के लोग 2 दिन 3 दिन ना हल्की दलिया खिचड़ी खाया, या सिर्फ कोकोनट का पानी पी लिया, या संतरे का खा लिया एक आध, बिल्कुल मिनिमम खा के 2 से 3 दिन में बॉडी रिकवर कर जाती थी। लेकिन आज हल्की सी कुछ हुई, तकलीफ हुई, पेन किलर ले लिया, तो आपकी इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल वीक हो चुकी है ना। पब्लिक को और क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं डायबिटीज़ को लेकर? मैं तो बताऊं कि झूठ क्या, मतलब ट्रीटमेंट के नाम पे तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्कैम है, मतलब सोची समझी साजिश है। 100%। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसे मैं बोलता हूँ 3D स्कैम। कैसे काम करता है कि सबसे पहले किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, राइट, डिजीज़ हुई, ठीक है,
तो वो जाता है डायग्नोसिस कराने के लिए। डायग्नोसिस कराने के बाद उसे ड्रग्स दे दिए जाते हैं। तो ये 3D ट्रैप में फंसा हुआ है, राइट। अब आपने देखा होगा कि 3 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो बिल्कुल मिलजुल के काम कर रही हैं। पहली तो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सही बात पिछले 20-30 सालों में जिस स्पीड से फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ रही है, चारों तरफ खाने पीने के रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, उस स्पीड से भारत में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इसी स्पीड से आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल्स के नंबर ऑफ चेंज बढ़ रही हैं। उसी स्पीड से डायग्नोस्टिक टेस्ट सेंटर बढ़ रहे हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब पहले लोगों को बीमार करो, फिर उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजो, और हॉस्पिटल भेजेंगे तो जांच कराएंगे और दवाइयाँ लेंगे। क्या गजब का सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये सिस्टम ये चाहता है कि हम और आप ठीक ना रहें, क्योंकि अगर आप ठीक हो जाएंगे तो फिर उनको पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसको मैं यूँ बोलता हूँ कि भैया मर्ज भी ज़िंदा रहे और मरीज़ भी ज़िंदा रहे, और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किडनी फेल हो रही, कि आपको क्या हो रहा है। मतलब मैंने अपनी फैमिली में लोगों को डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम से जाते हुए देखा है। लाखों रुपए इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं है। क्या करेंगे इसे। तो इसमें सरकार जो कर सकती है, सरकार तो करे ही करेगी, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एक स्कैम मैं बताता हूँ भाई, जो मेरे फादर के साथ में हुआ। मेरे फादर की शुगर बढ़ी हुई थी। अच्छा, ठीक है जी। शुगर बढ़ी हुई थी और उनको ना पैरों में थोड़ा सा दर्द था। वो कह रहे थे मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। तो हम गए एक पास में एक हॉस्पिटल में गए। तो हमने उनसे बात की कि भाई इनके ना थोड़ा सा पैरों में दर्द ज़्यादा बता रहे हैं और एक बार शुगर चेक कर लो इनका। बोला जी इनके तो है ना सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो वो टेस्ट किया, तो टेस्ट में बोला कि भाई इनको तो थोड़ा सा ना हार्ट में कोई दिक्कत लग रही है, इनकी या तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी या इनकी मतलब एंजियोग्राफी वगैरह डराना करनी पड़ता है, पड़ेगी, सबसे पहले डराएंगे आपको। मेरा डॉक्टर से कंसर्न था कि हम पैरों के दर्द के लिए आए, हम एंजियोग्राफी के लिए नहीं आए, एंजियोप्लास्टी वगैरह के लिए नहीं आए। वेरी ट्रू। बोले कि अगर नहीं किया तो इनको साइलेंट अटैक आ जाएगा, इनको मतलब ये इतना ज़्यादा डरा दिया कि मुझसे वो साइन करने पड़े। मतलब मैं लेके आया था किसी और ट्रीटमेंट के लिए और ट्रीटमेंट चला दूसरा किसी और चीज़ का। ठीक है जी। उनकी एंजियोग्राफी, तो मैंने एक बार फादर को जैसे पूछ रहे थे भाई क्या ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा, मैं पापा एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। बोले पागल है, एंजियोग्राफी करनी क्यों, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, मेरे स्टंट पहले ही डले हुए हैं, मुझे ना शुगर बढ़ी हुई है, मेरे पैरों में दर्द है और ये एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने मतलब इतना डरा दिया और मुझे भी डर लग रहा था। अब मैं किससे बात करूं, क्योंकि वो टेक्निकल नॉलेज तो थी नहीं। एंजियोग्राफी हुई। अब एंजियोग्राफी हुई तो जैसे तैसे करके पापा ने उसको झेला, और जैसे हम उनको घर पे लेके आए उनको फिर से दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। तो हम लेके गए गुड़गांव में एक बड़े हॉस्पिटल में, एक और बड़ा हॉस्पिटल था। तो वो जाते ही वो बोले कि वो पुराने बड़े डकैत के पास, हाँ वो पुराने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाओ। हाँ। तो मैंने वो पुरानी रिपोर्ट्स दिखाने की वजह उनको बोला माओ जी ऐसा है, इनकी शुगर बढ़ी हुई थी, इनको पैरों में दर्द है, एक बार वो देख लो। बोले आपने ट्रीटमेंट कहाँ कराया। तो फिर मुझे वो रिपोर्ट दिखानी पड़ गई। बोला अच्छा इन्होंने एंजियोग्राफी की है, तो एक बार दोबारा से भाई हम चेक करते हैं क्या। तब उन्होंने बोला कि भाई इनकी ना एक्चुअली एंजियोग्राफी गलत हुई है, दोबारा से करनी पड़ेगी। माय गॉड। और वो सारा का सारा सिग्नेचर वगैरह ले लिया मुझसे। अब दोबारा, अब क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल था, बड़े डॉक्टर्स थे, हमने माना। अब वो दोबारा एंजियोग्राफी की, पापा को और अटैक आ गया, वो वेंटिलेटर पे चले गए और फाइनली डेथ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मतलब ये बहुत कड़वा सच है। मतलब मेडिकल जो है ना इतना बड़ा स्कैम, और वहाँ पे मतलब आप किस ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, आपके साथ कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, और फाइनली आप मतलब आपको क्या आउटपुट मिलता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और आप जैसे लोग मतलब जो ज़बरदस्त नॉलेज दे रहे हैं ना कि डायबिटीज़ जो है ये एक मतलब एक तरीके लाइफस्टाइल इशू है। हाँ, लाइफस्टाइल सही कर लो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि जो डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। 100% किया जा सकता है, और ऐसे हजारों लोग हमारे हैं वर्ल्ड वाइड जो डॉक्टर मेडिकल फ्रेटर्निटी में होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, राइट। जो मेडिसिन प्रो नहीं है, जिनको लगता है कि नेचुरल हीलिंग होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, राइट। जिनमें से मैं बोलूँ द डायबिटीज़ कोड, डॉक्टर जेसन फंग की बुक है। ब्लड शुगर सोल्यूशन है, डॉक्टर रीड मतलब हाइमन की बुक है। ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। तो ये मेडिकली प्रमाणित है कि डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है। 1-8% में जहाँ क्रिटिकल कंडीशन होती है वहाँ छोड़ के, राइट। और हमने खुद बहुत लोगों को मदद की हुई है इसी डायबिटीज़ वाले सिस्टम को फॉलो करके, जो लाइफस्टाइल में बता रहा हूँ, राइट।
बिल्कुल की जा सकती है। अनु भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम करेले का जूस भी पी रहे हैं, हाँ जी, वॉक भी करते हैं, घर का खाना भी खाते हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, फिर भी आराम नहीं हो रहा डायबिटीज़ में। हाँ, ये 90% डायबिटिक पेशेंट का यही हाल है। उन्हें क्या लगता है मैं तो सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ। अरे बाबूजी, आप सब अच्छे से कर रहे हैं तो ऊपर वाले की दुश्मनी थोड़ी ना आपको बीमार रखेंगे। जैसे कि आपने देखा हो क्रिकेट में सचिन बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसको भी एक कोच की ज़रूरत है मॉनिटर करने के लिए। सही बात है। ठीक वैसे ही कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे गाड़ी एक बहुत अच्छी कार है आपके पास, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास जो कार है उसके मैं 2 पहिए निकाल के ले जाऊं, क्या आप उस कार को ड्राइव कर पाएंगे? नहीं। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ खाना करने से या मॉर्निंग वॉक करने से आप सब अच्छा कर रहे हैं। नो, ये 5 एरियाज जो मैंने बताए, फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल, आपकी स्लीप क्वालिटी, गट हेल्थ एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो 90% से ज़्यादा लोग अपने डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को, स्लीप को, गट हेल्थ को इग्नोर ही करते हैं। तो अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है सब कुछ करने के बाद, इसका मतलब आप इन 5 एरिया में से किसी ना किसी एरिया को, 1 या 2 पिलर को मिस कर रहे हैं। ये आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, अगर आपको सब कुछ करने के बाद आराम नहीं मिल रहा, तो हम ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम कर रहे होते हैं जहाँ पर हम आपको पर्सनलाइज, कस्टमाइज गाइडेंस देते हैं। तो आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकते हैं जो आपको गाइड कर सकता है कि भाई आप ये प्रॉब्लम, ये गलती कर रहे हैं, इसे ठीक कर लें तो आप जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। कोई एक ऐसी एक्सरसाइज बता सकते हैं जिससे तुरंत इम्पैक्ट आता है डायबिटीज़ में? यस, ये बहुत ही गजब की चीज़ है और ये बहुत बड़ा शॉर्टकट भी है कि जो भी लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने, एक्सरसाइज करने का, तो इसे बोलते हैं एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। मतलब सीढ़ियों पर जब आप चढ़ते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो आपकी जो कमर के नीचे वाली जो मसल्स हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी मेजर मसल्स हैं। तो जैसे हम बचपन में स्पंज यूज़ करते हैं ना पानी को सोखने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर में जो मसल्स हैं ना, ये आपके खून से ग्लूकोज को ऐसे सोख लेती हैं। तो आप टेस्ट करें, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट की स्टेयर क्लाइंबिंग करें, ग्लूकोमीटर पर रीडिंग लेना इस वीडियो देखने के बाद, और फिर आप डालेंगे रीडिंग, आप 20 to 30% रिडक्शन देखते इमीडिएटली। तो स्टेयर क्लाइंबिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज फॉर डायबिटीज़ रिवर्सल एंड ब्लड शुगर मैनेजमेंट। और दूसरा, आप बोलते हैं जो हमारे काफ की मसल्स होती हैं, ये हमारा सेकंड हार्ट होता है। ठीक है, तो ये स्टेयर क्लाइंबिंग आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी है। आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, खाना खाने के बाद 10-10 मिनट आप स्टेयर क्लाइंबिंग ज़रूर करें। कोई भी एक ऐसी डाइट भी बता सकते हैं जिससे तुरंत इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल, उस डाइट का नाम है LPWW। अच्छा। ये LPWW डाइट मतलब लाइव फूड खाएं, प्लांट बेस्ड लें, होलसम लें, वाटर रिच लें, और 50% प्लेट वाला फार्मूला याद रखें। आपकी डाइट का 50% हिस्सा सलाद और हरी सब्जियां रखें, और 25% प्रोटीन, बाकी का बचा कुचा कार्ब्स एंड राइस। ये बेसिक डाइट अगर फॉलो करते हैं, अब वैरायटी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोर प्रिंसिपल ये है, आपकी विद इन अ मंथ 30-40% ब्लड शुगर में इंप्रूवमेंट दिखता है, रिडक्शन होता है। और क्या क्या मिथ्स हैं इसको लेकर, अगर 1-2 और बताना चाहें आप? सबसे बड़ा मिथ तो लोगों को ये लगता है कि सर हमारे घर में ना खानदानी है, मतलब हमारे पिताजी को भी डायबिटीज़ थी, मदर को भी थी, तो अब तो मुझे होने वाली है। तो ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 5-7% रहता है, बाकी 95% रोल आपकी लाइफस्टाइल का है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी से। मतलब आप समझिए, हरियाणा का एक बिजनेसमैन है, ठीक है, मारवाड़ी बिजनेसमैन है, उनका नाम रामलाल जी है। रामलाल जी एक की दुकान है, कपड़े की दुकान है, एक अच्छा खासा उनका बिजनेस सेट है। सुबह उठते हैं, 1 प्लेट भर के चाय पीते हैं, कप भर के चाय पीते हैं। उसके बाद 9-10 बजे के आसपास एक बढ़िया 1 से 2 पराठे, लस्सी दबाई उन्होंने। फिर उसके बाद लंच करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, सलाद मलाद खाते नहीं। दुकान बंद करके 10-11 बजे उनका खाने पीने का टाइम है। वीकेंड पे कुछ हल्की फुल्की पार्टी होती है, सब कुछ चलता है। उम्र हो चली है 50 साल, वजन कम से कम उनका है 110 किलो, आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 70 किलो, 40 किलो वजन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। 50 साल की उम्र में उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, एंजियोप्लास्टी करा के बैठे हैं, डायबिटीज़ की गोलियां चल रही हैं। ये उनकी स्टोरी है रामलाल जी की। अब उनका बेटा श्यामलाल है, 25 साल का हो गया है। हिम्मत जी, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, किसी भी फैमिली में ना एक किचन का खाने पीने का एक सिस्टम होता है। खाना एक ही बनता है और जो सभी लोग उस खाने को खा रहे होते हैं। तो अब जस्ट सिंपल सा सवाल है, कॉमन सेंस का है, कि जिस तरह का रूटीन फॉलो करने से, जिस तरह का खान पीन रखने से पिताजी को हार्ट अटैक आया, दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, अगर वही खान पीन, वही लाइफस्टाइल बच्चा भी फॉलो करेगा तो क्या रिजल्ट मिलेंगे? सेम रिजल्ट रहेगा। तो इसमें जेनेटिक्स का क्या रोल है? जेनेटिक्स सिर्फ इतनी सी है, बायोलॉजिकली फादर और बेटे हैं, बट पूरा रोल तो आपके किचन और लाइफस्टाइल का है। सही बात है। तो जेनेटिक्स को ब्लेम मत करिए,
ब्लेम जो मेन विलेन है वो है आपकी लाइफस्टाइल। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आपको बीपी शुगर है और आप चाहते हैं कि आपको बच्चों को ना हो, तो सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि बच्चे आप जो बोलते हो वो नहीं करते, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके रूटीन, आपके पैटर्न को, आपकी लाइफस्टाइल को। आप सुधर जाएंगे तो आपकी अगली पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी। कोई टेस्ट भी सजेस्ट करना चाहेंगे आप जो हम सबको करवाना चाहिए? यस, एक ऐसा खास टेस्ट है जो जनरली लोग नहीं कराते, और ये वो टेस्ट है जिससे इंसुलिन मतलब डायबिटीज़ का जो जड़ है, रूट कॉज है, वो पता चलती है। जो नॉर्मल टेस्ट हम कराते हैं ना, फास्टिंग, पीपी, HbA1c, ये तो नॉर्मल टेस्ट है। इसके एक लेवल डीप का टेस्ट होता है जिसकी वजह से ये रीडिंग बढ़ी हुई रहती है, और उस टेस्ट को हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस टेस्ट, HOMA-IR टेस्ट, राइट। तो इसमें क्या होता है, सुबह खाली पेट आपको फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज लिया जाता है और एक स्कोर निकलता है। तो अगर किसी का HOMA-IR स्कोर लेस देन 1 है तो आप ग्रीन जोन में, मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन ठीक से काम कर रहा है। लेकिन 1 से ज़्यादा है और 2 के बीच में है तो आपके बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो चुकी है, और अगर 2.45 से ज़्यादा है तो सीवियर लेवल की इंसुलिन रेसिस्टेंस है। तो डायबिटीज़ का जो मेन रियल रूट कॉज है, मेन प्रॉब्लम है, जनरली पब्लिक सोचती है कि हाई ब्लड शुगर है, वो नहीं है। डायबिटीज़ का जो मेन रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो जब तक आप इंसुलिन रेसिस्टेंस को पे काम नहीं करेंगे, डायबिटीज़ रिवर्सल कभी नहीं होने वाली। और एक और इंटरेस्टिंग बात, आपने सुना होगा बीपी, शुगर, थायराइड, PCOD, ये सारी बीमारी, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़, इन सब बीमारियों का जो मेन रियल कॉज है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस ही है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है, शुरुआत में भले डायबिटीज़ हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ब्लड प्रेशर भी हो जाता है उसे, कुछ समय के बाद किडनी की इफेक्ट, थायराइड, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रूट कॉज एक ही है। और आप देखें इनका इलाज कैसे होता है, थायराइड के लिए अलग डॉक्टर पे जाएंगे, बीपी के लिए अलग डॉक्टर पर, डायबिटीज़ के लिए अलग, जितने सिम्टम, जितनी बीमारियां उतने डॉक्टर। तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर है करंट हेल्थ केयर सिस्टम का, कि वो सिर्फ सिम्टम को मैनेज कर रहे हैं, रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे। अनु भाई, जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं अब जी, उन लोगों के लिए कोई पावरफुल मैसेज? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। डायबिटीज़ होना परमात्मा का एक सिग्नल है कि आपको अब अपने सेहत पे काम करने की ज़रूरत है, राइट। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी या अपनी लाइफ को दवाओं के भरोसे मत दीजिएगा, आप चीज़ों को समझिएगा, अपने शरीर को समझिएगा। और जो हमने लाइफस्टाइल के बारे में बात करी, 5 चीज़ों के बारे में बात करी, सिर्फ इनको अगर आपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, आप अपने हेल्थ तो बेहतर कर ही पाएंगे, बाकी आपके पूरे परिवार की हेल्थ बदल जाएगी। जीवन बहुत छोटा है, ठीक है, और हम सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। चॉइस आपको करना है कि हंसते खेलते जाना है, या बीमारी के साथ, दवाइयों के साथ, वेंटिलेटर में पैसे खर्च करने के बाद, लाखों रुपए इलाज में बर्बाद करने के बाद। आपकी चॉइस डिसाइड करती है कि आप किस तरह की लाइफ को जिएंगे। अनु भाई, आज आपसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच THP पॉडकास्ट पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत जी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट।